द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जो असल में हमारे लोकतंत्र की बिल्कुल नींव से जुड़ा है। मेरा मतलब है भारतीय संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन या मूल ढांचा सिद्धांत। हाँ, और ये कोई ऐसा वैसा विषय नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो आज का हमारा मुख्य प्रश्न ये है कि क्या ये सिद्धांत संविधान की मूल पहचान को बचाए रखने वाला एक अत्यंत आवश्यक रक्षा कवच है या फिर क्या ये न्यायपालिका का अपना एक ऐसा इनोवेशन है जिसने अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति को काफी हद तक बांध कर रख दिया है। सही कहा। हम आज इस विषय के ऐतिहासिक सफर, इसके महत्वपूर्ण घटकों और बिल्कुल नवीनतम, मेरा मतलब है 2024 और 25 के फैसलों का विश्लेषण करेंगे जो हमारे पास मौजूद स्रोत सामग्री में काफी विस्तार से दिए गए हैं। देखिए, अगर मैं अपनी बात सिर्फ एक वाक्य में कहूं तो मेरा स्पष्ट मानना है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एक नितांत आवश्यक विकास है जो किसी भी चुनी हुई सरकार को सिर्फ अपने बहुमत के बल पर संविधान की आत्मा को नष्ट करने से रोकता है। मैं इस पूरे विषय को एक भिन्न दृष्टिकोण से देखती हूँ। मेरा मानना है कि ये डॉक्ट्रिन मूल रूप से एक न्यायिक नवाचार है जिसने धीरे धीरे अनिवार्य घटकों की एक लंबी लिस्ट बनाकर संसद की विधायी शक्तियों को असंतुलित रूप से कम कर दिया है। और याद रहे, ये वो शक्ति है जो संसद को सीधे जनता से मिलती है। चलिए सीधे अपने बुनियादी तर्कों पर आते हैं। देखिए, जब मैं इस डॉक्ट्रिन का समर्थन करता हूं तो मेरी पूरी नींव 1973 के उस ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस पर टिकी है। इस फैसले ने देश को एक मध्यम मार्ग दिया। इसे हम एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि हमारा संविधान एक बहुत ही मजबूत और विशाल घर है। अच्छा, अब अनुच्छेद 368 संसद को इस घर में बदलाव करने की शक्ति देता है। संसद चाहे तो दीवारों का रंग बदल सकती है, नई खिड़कियां लगा सकती है या कोई नया कमरा जोड़ सकती है। समय के साथ परिवार की जरूरतें बदलती है, इसलिए ये बदलाव जरूरी भी है। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत बस ये तय करता है कि आप बदलाव के नाम पर इस घर की नींव को ही नहीं तोड़ सकते। देखिए, आपकी ये घर वाली एनालॉजी बहुत दिलचस्प है। लेकिन बस एक सेकंड, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। 1973 के उस फैसले ने यह स्पष्ट किया कि संसद संशोधन कर सकती है, लेकिन वो संविधान को नष्ट नहीं कर सकती। संविधान की सर्वोच्चता, हमारा संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतंत्र स्वरूप, ये सब उस घर की नींव हैं। जरा सोचिए, अगर ये सिद्धांत नहीं होता तो कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास भारी बहुमत हो, वो रातों रात एक संशोधन पारित करके भारत के लोकतंत्र को ही खत्म कर सकता था। ये डॉक्ट्रिन ये सुनिश्चित करता है कि हमारी वो मूल पहचान किसी भी क्षणिक राजनीतिक बहुमत की भेंट न चढ़ जाए। मैं इसे एक अलग नजरिए से देखती हूँ। आपकी ये घर की एनालॉजी सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हमें इस सिद्धांत के ऐतिहासिक विकास को समझना होगा, जो हमारी स्रोत सामग्री में बहुत स्पष्ट रूप से दर्ज है। अगर हम शुरुआत में जाएं तो 1951 के शंकरी प्रसाद मामले में स्थिति बिल्कुल अलग थी। उस समय तो अदालत का रुख काफी अलग था। बिल्कुल, उस समय अदालत ने स्पष्ट रूप से माना था कि संसद सर्वोच्च है। संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 368 में संसद पर ऐसी कोई रहस्यमयी सीमा नहीं लगाई थी कि आप फलां चीज बदल सकते हैं और फलां नहीं। लेकिन परिस्थितियां बदलीं और न्यायपालिका को भी अपना रुख बदलना पड़ा। रुख बदला, लेकिन कैसे बदला? 1967 में गोलकनाथ मामला आता है, जहां न्यायपालिका ने अचानक मौलिक अधिकारों को एक पारलौकिक या कह लें ट्रांसेंडेंटल दर्जा दे दिया। मतलब ऐसा दर्जा जिसे छुआ ही नहीं जा सकता। और फिर उसके बाद 1973 में केशवानंद भारती का फैसला आया। ये जो 1951 से 1973 तक का सफर है, ये साफ दिखाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर कोई पहले से मौजूद चीज नहीं थी। ये न्यायपालिका का अपना एक इनोवेशन है। जब हम कहते हैं कि संसद संविधान की मूल पहचान को नष्ट कर सकती है, तो हम असल में क्या कर रहे हैं? हम जनता द्वारा चुनी गई संसद के विवेक पर अविश्वास कर रहे हैं और उन न्यायाधीशों के हाथों में सर्वोच्च सत्ता सौंप रहे हैं जिन्हें जनता ने वोट देकर नहीं चुना है। ये एक दिलचस्प बिंदु है, हालांकि मैं इसे थोड़े अलग तरीके से रखना चाहूंगा। आप न्यायिक नवाचार शब्द का प्रयोग इस तरह कर रही हैं जैसे न्यायपालिका ने जानबूझकर कोई शक्ति हथियाने की साजिश रची हो। साजिश नहीं, लेकिन एक ढांचागत बदलाव जरूर है। हाँ, लेकिन अगर हम अनिवार्य घटकों के विस्तार को देखें तो ये कोई मनमानी प्रक्रिया नहीं थी। ये उस समय के संकट की मांग थी।
उदाहरण के लिए 1975 का इंदिरा गांधी मामला लीजिए। उस समय देश किन राजनीतिक परिस्थितियों से गुजर रहा था, ये हम सब जानते हैं। उस समय अदालत ने शक्तियों का पृथक्करण और कानून का शासन को बेसिक स्ट्रक्चर माना। फिर 1980 के मिनर्वा मिल्स मामले में न्यायिक समीक्षा को इसका हिस्सा बनाया गया। ये सब इसलिए किया गया क्योंकि उस समय संविधान की रक्षा करना बहुत जरूरी हो गया था। लेकिन ठीक यही तो मेरी सबसे बड़ी आपत्ति है। आपने कहा कि ये मनमानी प्रक्रिया नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि न्यायपालिका ने समय समय पर इन अनिवार्य घटकों की लिस्ट को अपनी सुविधानुसार लगातार बढ़ाया है। 1975 और 1980 के बाद अगर हम 1994 के मुंबई मामले को देखें तो उसमें धर्मनिरपेक्ष चरित्र को भी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बना दिया गया, जो कि भारत जैसे देश के लिए आवश्यक है। चलिए यहां तक भी मान लेते हैं, लेकिन इस डॉक्ट्रिन का सबसे चरम रूप, इसका सबसे एक्सट्रीम इस्तेमाल हमें 2015 के एनजेएसी मामले में देखने को मिलता है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। देखिए, एनजेएसी का मामला तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बचाने के लिए था। जरा इस बात की गहराई को समझिए कि एनजेएसी में हुआ क्या था। संसद ने सर्वसम्मति से, मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने मिलकर एक संविधान संशोधन पारित किया। उसके बाद आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं ने भी उसे अपना समर्थन दिया। ये एक तरह से पूरे देश की सामूहिक लोकतांत्रिक इच्छा थी कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया में कुछ बदलाव हो। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? उन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा बताकर पूरे के पूरे संशोधन को ही रद्द कर दिया। क्या यह न्यायपालिका को अत्यधिक और असंतुलित शक्ति नहीं देता? जब न्यायपालिका ही खुद यह तय करेगी कि मूल ढांचा क्या है और फिर उसी आधार पर वह पूरे देश के समर्थन वाले कानून को कूड़ेदान में डाल देगी, तो अनुच्छेद 368 का मतलब ही क्या रह जाता है? मैं समझ सकता हूं कि आप ऐसा क्यों सोचती हैं, लेकिन मुझे आपको एक अलग दृष्टिकोण देने की अनुमति दें। आप एनजेएसी का उदाहरण देकर इसे शक्ति का टकराव बता रही हैं, लेकिन अगर हम न्यायशास्त्र के विकास को और करीब से देखें तो यह साबित होता है कि न्यायपालिका बहुत ही नपी तुली परिभाषाओं का उपयोग करती है। मैं आपको स्रोत सामग्री से ही जनहित अभियान यानी ईडब्ल्यूएस आरक्षण मामले का उदाहरण देता हूं। ईडब्ल्यूएस मामला तो बिल्कुल हालिया है, लेकिन क्या वह इस बुनियादी शक्ति असंतुलन को झुठला सकता है? वह इसे झुठलाता नहीं है, बल्कि समझाता है। देखिए, ईडब्ल्यूएस मामले में न्यायपालिका ने बहुत ही स्पष्टता से एक वैचारिक अंतर किया। उन्होंने कहा कि समानता संहिता बेशक बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, लेकिन आरक्षण अपने आप में बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। आरक्षण केवल उस समानता को प्राप्त करने का एक टूल है। अब सोचिए, अगर न्यायपालिका को केवल अपनी ताकत ही बढ़ानी होती तो वे आसानी से आरक्षण के हर छोटे बड़े प्रावधान को बेसिक स्ट्रक्चर घोषित करके उसमें दखल दे सकते थे, लेकिन उन्होंने संयम दिखाया। ये संयम साबित करता है कि विस्तार मनमाना नहीं है। मैं मानती हूं कि जनहित अभियान मामले में अदालत ने संयम दिखाया और वह एक अच्छी बात है, लेकिन एक मामले में संयम दिखाने से वह ढांचागत समस्या खत्म नहीं हो जाती। आइए हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षण पर बात करते हैं जिसने इस बहस को और जटिल बना दिया है। IR कोहेलो टेस्ट, जो 2007 के बाद सामने आया। यह मामला 9वीं अनुसूची से जुड़ा है। आपको याद होगा कि संविधान में 9वीं अनुसूची लाई ही इसलिए गई थी ताकि कुछ प्रगतिशील भूमि सुधार कानूनों को अदालती मुकदमों से बचाया जा सके। हाँ, लेकिन उसका इस्तेमाल सिर्फ भूमि सुधारों तक सीमित तो नहीं रहा ना? मैं उस पर आती हूँ, लेकिन IR कोहेलो फैसले में न्यायपालिका ने एक नया डायरेक्ट इम्पैक्ट टेस्ट बना दिया। उन्होंने कहा कि अगर 9वीं अनुसूची में डाला गया कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और वो उल्लंघन बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट करता है, तो वो कानून अमान्य हो जाएगा। अब आप इसका असर देखिए। जो अनुसूची बनाई ही इसलिए गई थी कि चुनी हुई सरकारें कुछ अहम नीतियां बिना रोक-टोक के लागू कर सके, न्यायपालिका ने उस पर भी अपना वीटो लगा दिया। मुझे खेद है, लेकिन मैं आपके इस तर्क से आश्वस्त नहीं हूं, और इसका एक बहुत बड़ा व्यावहारिक कारण है। आप 9वीं अनुसूची के मूल इरादे की बात कर रही हैं, भूमि सुधार। वो इरादा बहुत नेक था, लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक दलों ने 9वीं अनुसूची का कैसे इस्तेमाल किया? उन्होंने इसे एक ब्लैक बॉक्स या एक सेफ हाउस बना दिया। सरकारें कोई भी ऐसा कानून बनाती थीं जो असंवैधानिक हो सकता था
और उसे उठा के इस 9वीं अनुसूची की तिजोरी में डाल देती थीं। लेकिन क्या उस तिजोरी को खोलने का अधिकार अदालत को खुद ही ले लेना चाहिए था? बिल्कुल लेना चाहिए था, क्योंकि संविधान की रक्षा उनका काम है। IR कोहेलो परीक्षण उस ब्लैक बॉक्स के दुरुपयोग को रोकने के लिए अति आवश्यक था। आप जिसे वीटो कह रही हैं, मैं उसे सेफ्टी वॉल्व कहता हूं। ये टेस्ट ये नहीं कहता कि 9वीं अनुसूची का हर कानून रद्द हो जाएगा। ये केवल ये कहता है कि आप किसी कानून को 9वीं अनुसूची में छिपाकर उसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का फ्री पास नहीं दे सकते। ये सत्ता के पूर्ण केंद्रीकरण के खिलाफ एक ढाल है। यह एक सम्मोहक तर्क है कि हमें एक सेफ्टी वाल्व की जरूरत है, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि जब न्यायपालिका इस सेफ्टी वाल्व का इस्तेमाल करती है तो वो असल में कर क्या रही होती है? जब अदालत यह तय करती है कि किसी कानून का डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या है, तो इसका कोई वस्तुनिष्ठ पैमाना संविधान की किसी किताब में नहीं लिखा है। यह पूरी तरह से उस दिन बेंच पर बैठे कुछ जजों के व्यक्तिगत दर्शन पर निर्भर करता है। कोर आइडेंटिटी को बचाने के नाम पर हम अनुच्छेद 368 की शक्तियों का धीरे धीरे क्षरण कर रहे हैं। देखिए, ये कोर आइडेंटिटी या संविधान की मूल पहचान सिर्फ कोई किताबी विचार नहीं है। ये बहुत ही व्यवहारिक चीज है। अगर हम अपने स्रोत सामग्री के बिल्कुल नवीनतम न्याय शास्त्र पर नजर डालें, विशेष रूप से 2024 और 2025 के फैसलों पर, तो आप देखेंगे कि ये डॉक्ट्रिन आज जमीन पर लोकतंत्र और संघवाद की रक्षा कैसे कर रहा है। आप किन विशिष्ट मामलों की बात कर रहे हैं? मैं 2024 के माड़ा बनाम सेल मामले की बात कर रहा हूं। ये एक ऐतिहासिक फैसला है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राजकोषीय संघवाद या फिस्कल फेडरलिज्म को संविधान की एक मूल विशेषता माना। इस फैसले ने खनिजों पर टैक्स लगाने की राज्यों की शक्ति को सुरक्षित किया। केंद्र सरकार राज्यों के इस आर्थिक अधिकार को छीन नहीं सकती। इसी तरह 2025 के इन री गवर्नर्स एसेंट मामले को देखिए। हाँ, जिसमें राज्यपालों द्वारा विधेयकों को रोकने का मुद्दा था। बिल्कुल। अदालत ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि विधानसभा द्वारा पास किए गए विधेयकों को राज्यपाल अनिश्चित काल तक अपनी जेब में रखकर नहीं बैठ सकते। ऐसा करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नष्ट करता है। अब आप मुझे बताइए, क्या ये न्यायपालिका द्वारा शक्तियों का अतिक्रमण है? बिल्कुल नहीं। यह बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का उपयोग करके राज्यों के अधिकारों को अप्रत्यक्ष कार्यकारी हस्तक्षेप से बचाने का जीता जागता प्रमाण है। मुझे खेद है, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं बताती हूँ क्यों। देखिए, मैं इस बात पर कतई विवाद नहीं कर रही हूँ कि MADA बनाम सेल में राज्यों के टैक्स अधिकारों की रक्षा करना एक अच्छी बात है, या फिर राज्यपालों की अनिश्चितकालीन देरी पर रोक लगाना एक जरूरी कदम था। बेशक इन फैसलों के नतीजे हमारे संघीय ढांचे के लिए बहुत सकारात्मक हैं, लेकिन मेरा विरोध इन फैसलों के नतीजों से नहीं है। तो फिर आपका विरोध किस बात से है? मेरा विरोध उस प्रक्रिया और उस वैचारिक आधार से है जिसके तहत ये फैसले किए जा रहे हैं। आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि ये सब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की छत्रछाया में हो रहा है। न्यायपालिका ही ये तय कर रही है कि राजकोषीय संघवाद की सटीक सीमाएं क्या होंगी। न्यायपालिका ही तय कर रही है कि राज्यपाल की शक्तियों की संवैधानिक सीमा क्या होनी चाहिए। मूल रूप से अगर देखा जाए तो टैक्स लगाना या कार्यकारी कामकाज की टाइमलाइन तय करना ये विशुद्ध रूप से विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्र हैं। लेकिन जब विधायिका या कार्यपालिका अपना काम ठीक से न करे या संविधान की भावना के खिलाफ जाए, तो किसी को तो हस्तक्षेप करना होगा ना? हस्तक्षेप करना एक बात है, लेकिन नियम खुद बनाना दूसरी बात है। जब न्यायपालिका इस डॉक्ट्रिन का चश्मा पहनकर इन क्षेत्रों में प्रवेश करती है, तो वो भले ही कितने भी अच्छे इरादे से ऐसा कर रही हो, असल में वो एक चुनी हुई व्यवस्था के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण ही कर रही है। एक लोकतांत्रिक गणराज्य में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि ये अहम सीमाएं तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास होना चाहिए। ये वाकई एक बहुत ही महत्वपूर्ण सैद्धांतिक प्रश्न है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारा देश और हमारा संविधान केवल बहुसंख्यकवाद का दस्तावेज नहीं है। हमारा देश एक संवैधानिक लोकतंत्र है जहां संविधान की सर्वोच्चता सबसे ऊपर है, संसद की सर्वोच्चता नहीं। लेकिन वो सर्वोच्चता तय कौन कर रहा है? विवाद इसी बात का है। तो आइए हम अपनी चर्चा को समेटने की ओर बढ़ते हैं। मेरा स्पष्ट मानना है कि हमारी स्रोत सामग्री में जो सफर दिखाया गया है
1973 के केशवानंद भारती केस से लेकर 2025 के नवीनतम न्यायशास्त्र तक वो एक बात बहुत मजबूती से प्रमाणित करता है। ये डॉक्ट्रिन न्यायपालिका के हाथ में कोई अनियंत्रित शक्ति नहीं है, बल्कि ये वही मध्यम मार्ग है जो हमारे लोकतंत्र में एक बहुत ही जरूरी संतुलन स्थापित करता है। अगर हमारे पास ये रक्षा कवच नहीं होता तो हमारे संविधान का लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय स्वरूप हमेशा अनुच्छेद 368 की तलवार के साए में डरा सहमा रहता। और अपनी बात को संक्षेप में रखते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि यद्यपि मैं मानती हूं कि इस डॉक्ट्रिन ने कुछ मौकों पर महत्वपूर्ण अधिकारों की रक्षा की है, लेकिन अगर हम इसके वैचारिक स्वरूप को देखें तो यह एक न्यायिक नवाचार ही है। 1951 के शंकरी प्रसाद के दौर से लेकर आज तक की यात्रा ये दिखाती है कि कैसे न्यायपालिका ने धीरे धीरे और लगातार अनुच्छेद 368 के तहत संसद की शक्ति को कमजोर किया है, चाहे वो 9वीं अनुसूची पर डायरेक्ट इम्पैक्ट टेस्ट लगाना हो या NJAC को रद्द करना हो। मेरे नजरिए से यह एक ऐसा इनोवेशन है जिसने लोकतंत्र में शक्ति के संतुलन को बहुत ज्यादा न्यायपालिका के पक्ष में झुका दिया है। जाहिर है हम इस मूल प्रश्न पर असहमत हैं कि यह शक्ति का सही संवैधानिक संतुलन है या फिर न्यायपालिका द्वारा किया गया कोई अतिक्रमण। ये एक ऐसा बिंदु है जहां हमारे विचार गहराई से बटे हुए हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि हमारी असहमति कायम है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बात पर हम दोनों बिना किसी हिचकिचाहट के पूर्णतः सहमत हो सकते हैं, और वो ये है कि 1951 के शंकरी प्रसाद मामले की शुरुआत से लेकर 2024 और 2025 के नवीनतम मामलों तक इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ने भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की दिशा को पूरी तरह से आकार दिया है। इसका प्रभाव निर्विवाद रूप से अत्यंत गहरा रहा है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं और इसी के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे श्रोताओं के लिए ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारी स्रोत सामग्री में कई और परतें और सूक्ष्म कानूनी जटिलताएं मौजूद हैं जिन पर वे खुद और गहराई से विचार कर सकते हैं। हम यहाँ किसी एक पक्ष को विजेता घोषित नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये पूरी तरह से आप पर छोड़ रहे हैं कि आप इन साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर अपने स्वयं के निष्कर्ष निकालें। इस सम्मानजनक और बौद्धिक विमर्श में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।